अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनुस आपकी खिदमत में रिकॉर्डिंग नंबर 10 के साथ हाजिर है। तो सबसे पहले बच्चों वही एक छोटा मैसेज आप लोगों के लिए कि आप ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपनी तालीम हासिल करके बोर्ड्स 9-10 के जो बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं उसमें नुमाया मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से ज़रूर मज़ीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के ज़रिए हमारी तालीमी वीडियोस के हुसूल के लिए उन्हें दरख्वास्त करें। रोज़ाना आप 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लाजमी लें ताकि जब आप स्कूल जाएं तो आपको कोई मसला ना हो और आप इजीली आसानी से पेपर्स हल कर सकें। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस के आप ये ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और तो किसी किस्म की कोई चार्जेस आपसे नहीं वसूल किए जाएंगे। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको तमाम तालीमी वीडियो तमाम क्लास के तमाम सब्जेक्ट की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद है जिससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड चैप्टर जो स्टडी कर रहे थे प्रीवियस में, तो हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी है इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं कि एक्सरसाइज तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको आइसोटॉप्स के बारे में भी बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल के साथ पढ़ी थी हमने। उसके अलावा हमने रदरफोर्ड का बोर थ्योरी पढ़ी थी। उससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के कैसे डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम कैथोड रेज कहते हैं। तो आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज एक्चुअली आप लोगों का टेस्ट होता है, क्या आप जो पूरा चैप्टर पढ़ के आए क्या आपको समझ आई, क्या आप वो खुद कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज आप पूरी करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस चैप्टर में क्या करनी, कौन सा सवाल मुझे नहीं आता, क्या किस चीज में। तो कोशिश किया करें कि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें ताकि जो आपको मुश्किल हो। तो आते हैं हम ये अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सवाल कि पहला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कौन सी चीज जिन ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से हमें बताई गई है कि कौन सी चीज के जरिए हमें डिस्कवरी प्रोटॉन हुई है। पहले पर है कैथोड रेज। क्या देखो कैथोड रेज का प्रोटॉन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कैथोड रेज का किससे ताल्लुक है? इलेक्ट्रॉन से। तो पहला ये होगा नहीं। सेकंड वन है कैनाल रेज। मैंने आपको कहा था कि जो पॉजिटिव रेज को हम कौन सी की रेज भी कहते हैं? कैनाल रेज। आपको याद होगा जब एनोड से कैथोड की तरफ कुछ शुआएं जा रही थी तो वो शुआएं कैथोड के होल्स में से पास कर रही थी। मैंने कहा था ये होल से पास कर रही है इसलिए हम कैनाल रेज कहते हैं। तो कैनाल रेज ही एक्चुअली कौन सी रेज थी? पॉजिटिव रेज थी। और तो हमारा आंसर बी होगा। एक्स रेज ये हमने पढ़ा नहीं है, ये इससे ये अलग चीज है। अल्फा रेज ये भी इससे अलग चीज है। तो पहले का आंसर बी है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, यानी जिसकी पेनिट्रेट करने की गुजरने की सलाहियत सबसे ज्यादा है वो कौन से पार्टिकल है? प्रोटॉन। प्रोटॉन्स के बारे में इतना हमने ये पढ़ा ही नहीं है कि इसमें इतनी इस पेनिट्रेटिंग पावर होती नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स में नहीं हो सकते। हाँ अलबत्ता हमने न्यूट्रॉन्स का जरूर पढ़ा है कि उनके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। न्यूट्रॉन्स की जब हमने बम्बार्डमेंट भी की थी तो जब भी हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन्स है उनकी जो पेनिट्रेट किसी भी चीज से गुजरने की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है। तो इसका हमारा चार्ली आंसर है सी। अल्फा पार्टिकल्स ये हमने भी स्टडी किया नहीं है और इसके लिए ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। The concept of orbit was used by, कि जो कॉन्सेप्ट है ऑर्बिट का वो किसने इस्तेमाल किया था? जे थॉमसन ने पहले पे हमें पता है जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, उसमें तो कैथोड रेज का बताया था। रदरफोर्ड आपको पता है कि न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अंदर का बताया था। बोर ने ऑर्बिट का बताया था। याद आ रहा है ना? ऑर्बिट स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स दिए थे
कि हर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है और हर ऑर्बिट की स्पेसिफिक एनर्जी है। तो वो किसने बताया था हमें? बोर थ्योरी, ये हमने पढ़ा था अच्छी तरह। प्लांक्स का भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। बोर पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 सब शेल। मैंने कहा था ना एक शेल है, इसके वो शेल किस में तकसीम है? सब शेल में। तो एक शेल किसके अंदर तकसीम हो गया? सब शेल में। मैंने आपको बताया था कि जो के शेल है वो एक सब शेल में है, जिसको मैंने एस सब शेल कहा था। फिर मैंने कहा था जो एल सब शेल है, वो सॉरी एल जो शेल है वो किस में है? अजीब 2 सब शेल में डिवाइड है, जिसे हम एस कह रहे थे और पी कह रहे थे। जो वो उसने कहा है कि इनमें से कौन सा है जिसके 3 सब शेल लगता है, तो इसके अंदर मैंने कहा था एन शेल। एन शेल याद करो, 3s 3p 3d, ये मैंने बताया था आपको डायग्राम बनाकर। तो एन शेल के अंदर कितने सब शेल हो सकते हैं? 3। एल शेल के अंदर कितने होंगे? 2। और ये एन शेल ये ज्यादा हो जाएंगे, ये मजीद हम जाएंगे नहीं। नेक्स्ट है कि विच रेडियो आइसोटॉप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। कि बॉडी के अंदर कौन सा रेडियो आइसोटॉप यूज होता है किसकी डायग्नोस ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए? तो इसका आंसर हमें पता है कि कोबाल्ट 60 का याद करें, हमने पढ़ा था कैंसर की थेरेपी के लिए, तो ये कोबाल्ट 60 के हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन यूरेनियम 235 breaks up it produces। लास्ट टाइम हमने कहा था ना यूरेनियम पे हमने किसकी बम्बार्डमेंट की थी? न्यूट्रॉन की स्लो बम्बार्डमेंट करवाई थी, जिसके नतीजे में हमें बैरियम भी मिला था, क्रिप्टॉन भी मिला था, एनर्जी भी मिली थी और साथ साथ हमें क्या 3 न्यूट्रॉन्स भी मिले थे। तो कहता है यूरेनियम को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? न्यूट्रॉन्स। देखो क्रिप्टॉन भी नहीं दिया हुआ इन्होंने, बैरियम भी नहीं दिया हुआ, एनर्जी भी नहीं दिया हुआ, तो न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। पी सब शेल, पी का जो सब शेल है वो कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं? देखो एक शेल है, मैं आपको देखो बच्चों एक शेल है, फिर उससे आगे आ जाता है सब शेल। अब जो ये सब शेल है, ये सब शेल आगे डिवाइडेड होता है ऑर्बिटल्स में, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया? तो वो ये कहता है कि जो पी का जो सब शेल है वो हैज 1 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है? पी का जो सब शेल है, ये पी वाला जो सब शेल है, इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं? हमें पता है ना कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में तो है, पर वो किसी ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि पी के अंदर ऑर्बिटल्स भी होंगे। तो वो कहता है पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल है? याद रखना मैंने कहा था कि ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2 या 6, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। क्योंकि जैसे एस वाला सब शेल था, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? 2। तो इसका मतलब है एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होगा? 1 ऑर्बिटल होगा ना। 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ये पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताओ कितने ऑर्बिटल में ये रिवॉल्व करेंगे? आप सबको पता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सिर्फ 2 रह सकते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए 2 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो कितने ऑर्बिटल आएंगे? 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल। ड्यूट्रियम इज यूज्ड टू मेक, ड्यूट्रियम किस लिए यूज होता है? ड्यूट्रियम मैंने H21 पढ़ा था ना आपने, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन के आपने 3 आइसोटॉप्स पढ़े थे, तो जिसमें से ड्यूट्रियम में कौन सा आएगा? जाहिर सी बात है जिसके 2 होगा वो ड्यूट्रियम में आएगा। तो कहता है ये किस लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है हैवी वाटर बनाने के लिए। The isotopes C12 is present in abundance, कि जो कार्बन 12 का जो आइसोटॉप है वो कितनी परसेंटेज में पाया जाता है? पहला है 96.9%, दूसरा है 97.6%, थर्ड वन 99.7% एंड डी है नन ऑफ दिस। हमने ये लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो कार्बन 12 है ये ऑलमोस्ट 98 पॉइंट कुछ में ये पाया जाता है, तो इनमें से 98 कोई भी कुछ नहीं है,
तो इसका मतलब है हमारा आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। अब लास्ट वाला एमसीक्यू देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, के प्रोटॉन किसने डिस्कवर्ड किया था। पहले बी ऑप्शन देखते हैं, जे थॉमसन ने तो कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉन, नील बोहर ने हमें बताया था कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ये रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का बताया। तो बाकी कौन सा ऑप्शन बचा, गोल्डस्टीन। ये गोल्डस्टीन ने याद करिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वही वाला कि कैथोड रेस के अलावा एक कुछ और रेस भी हैं जो भी निकलती हैं, जिसको उसने कैनाल रेस कहा था, और यही डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन। तो ये हमारे 10 एमसीक्यूज थे। इन एमसीक्यूज को आप खुद भी, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा है, हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छी तरह चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी एमसीक्यू में। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा अपना शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज आपके जहन में जब भी कैथोड रेज आएगा आपके जहन में इलेक्ट्रॉन्स आएगा। जब आपके जहन में इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सिंपल। जे थॉमसन ने बताया था, डिस्कवर्ड द चार्ज टू मास रेशियो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑफ कैथोड रेज एंड फाउंड इट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो उसने कहा था जो कैथोड रेज है इसकी चार्ज टू मास रेशियो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इसलिए उसने इसका नाम भी इलेक्ट्रॉन था कि कैथोड रेज भी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक हो गया। गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज की। कैरेक्टरिस्टिक कैथोड रेज की हम पढ़ चुके हैं, उसकी आपने डिटेल से कैथोड रेज होती क्या है, तो हम इसकी आगे 5 कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, these rays travel in a straight line perpendicular to cathode surface। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कैथोड रेस निकल रही थी वो एनोड की तरफ जा रही थी, स्ट्रेट लाइन में इस तरह जा रही थी, याद है ना। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा वो कहता है they raise the temperature of the body in which they fall। ये भी हम लिखा हुआ है, हम कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात कर रहे थे ये भी हमने देखा था कि जिस पर भी पड़ती हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द साइड्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है जब भी ये रेज सिर्फ साइड डिस्चार्ज ट्यूब पर प्रोड्यूस होती है, यानी इस तरह ये साइड है ना, जब भी ये रेज इधर प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होगी। चौथी कैरेक्टरिस्टिक है, दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर इस रेज के दरमियान हम कोई ऑब्जेक्ट रखते तो उसका ये शार्प शैडो साया प्रोड्यूस करती है। इफ प्लेस इन देयर पाथ, अगर उनके रास्ते में कुछ चीज रख दी जाए तो ये क्या करती है, शार्प शैडो प्रोड्यूस करती है। द नेचर ऑफ रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ, ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जो हम पढ़ के आए हैं। फिफ्थ वाली याद है ना कि द नेचर ऑफ रेज, कैथोड रेज की जो नेचर है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस और यूज इन डिस्चार्ज। यहाँ पर गैस का वर्ड मिस है। मैंने आपसे कहा था ना कोई भी गैस हो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, कोई भी गैस ले लें, लेकिन ये एक और बात याद रखना था कि जब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कर रहे थे तो मैंने कहा था वो एक खास गैस पे डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, जबकि कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन है P3115, यानी 31 मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है 15, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव चार्ज। अब वो कहता क्या है, हाउ मेनी है प्रोटॉन्स, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन। कि इसके अंदर सबसे पहले तो बताना है आपने प्रोटॉन्स कितने हैं, और सबसे फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, आर देयर इन द आयन। सबसे पहले ये याद रखना कि ये एक आयन है। फिर है कि ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है। व्हाट इज नेम ऑफ आयन, आयन का नाम बताना है आपने, ठीक है। और नेम द नोबल गैस विच हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कि कौन सी गैस है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है।
तो पहले तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं कि P3 माइनस 31 इसका मैस नंबर, एटॉमिक नंबर है 15। अब एटॉमिक नंबर पे आते हैं सीधा, एटॉमिक नंबर है 15, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? सीधी एग्जैक्टली बात यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 15। ये सवाल, ये चीज सॉल्व हो गई। दूसरा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैंने कहा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ऐसे कहा था ना कि अगर 15 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे, लेकिन ये क्या है? आयन है। यहां बात समझने की, यानी 15 इलेक्ट्रॉन तो हैं, मान लिया कि ये 15 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन जो 3 माइनस का मतलब है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं। 15 पहले ऑलरेडी मौजूद हैं क्योंकि प्रोटॉन भी 15 थे। अब उसने 3 माइनस का मतलब है उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3। तो 15 जमा क्या हो जाएगा? 3। तो ये अब इलेक्ट्रॉन की तादाद 15 नहीं रही, अब इलेक्ट्रॉन की तादाद हो गई है 18। अब ये बात मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ। ऐसी है ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो है न्यूक्लियस के अंदर है। अब इलेक्ट्रॉन्स या लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 थे, इलेक्ट्रॉन भी 15 थे, कोई मसला नहीं। लेकिन उसने कहा 3 नेगेटिव एक चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। 3 नेगेटिव का मतलब है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं। तो पहले उसकी तादाद 15 थी, ये देखो पहले इलेक्ट्रॉन की तादाद 15 थी, 3 उसने लिए हैं, अब कितने हो गए? 18। P3 has 3 more electron than neutral। न्यूट्रल का अगर ये खाली फास्फोरस होता, इसके ऊपर 3 नेगेटिव ना होते, ऐसे 15 होता, ठीक है, ये खाली फास्फोरस होता, तो अब हम मैं कह सकता था इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन। ये है न्यूट्रल, जिसके ऊपर चार्ज ना हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। ये तो हमें पता है कि जो मैस नंबर है उसमें से अगर मैं एटॉमिक नंबर निकाल दूं, मैस नंबर कितना है? आप कहेंगे सर 31, और एटॉमिक नंबर कितना है? 15। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 16। तो ये ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ये वाला भी हो गया। अब वो कहता है नेम ऑफ आयन का है फॉस्फाइड आयन। फास्फोरस है ना, आयन आ गया तो इसका नाम बन गया फॉस्फाइड आयन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 15 थे, अब कितने हो गए? 18। ऐसे ही ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन है उसके। अब 18 इलेक्ट्रॉन की बनाओ, तो ये 2 पहले शेल के में कितने आएंगे? 2। एल वाले में कितने आएंगे? 8। अब 8 और 2 10, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 8। वो अगले शेल में डाल दो 15 एम वाले में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 288। ऐसे 288। और सब शेल की बात करेंगे तो देखो 1s2 लिखो, पहले 2s2 लिखो, 2p6 लिखो, 3s2। ये सीक्वेंस है, ये रट लो, ये हर जगह ये सीक्वेंस चलेगा। बाकी ये है कि जो नंबर है ना इसके, ये थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स देके। फॉर एग्जांपल ये 2 में पहले वाले में 2 आएगा, सही हो गया, दूसरे में 2 आएगा क्योंकि 2 से ज्यादा आ नहीं सकते। अब 2p6, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते तो 6 पूरा लिख दिया। अब 3s2, 3p6, अब गिनती करें 18 होते हैं। 2 जमा 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18। तो ये आ गई सक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने ये देखी है 288। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी शेल्स की, और ये वाली हो गई सब शेल्स की, ये हो गई सब शेल्स की। ठीक है, ये इस तरह हम ये करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक। अब वो कहता है कौन सी गैस, इसने एक और सवाल किया, नेम द नोबल गैस। नोबल गैसेस कहते हैं जो रिएक्ट नहीं करती, जैसे हीलियम गैस है, हमने पढ़ा भी था, हीलियम पार्टिकल का हम लक्ष्य किया। इसी तरह नियोन गैस है, आर्गोन गैस है। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन जमा हुए, तो अब किसकी हो गई 18। अब देखते हैं कौन सी नोबल गैस है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 18। तो ये आर्गोन एक गैस है,
जिसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये किसके बराबर हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कौन सी गैस के बराबर? आर्गोन। आर्गोन हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज फास्फोरस आयन। जितने फास्फोरस आयन की है उतने ही आर्गोन गैस है, क्योंकि आर्गोन गैस है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 18। ये हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल में हमें डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा था ना कंफ्यूज नहीं होना, पहला शेल होता है उसको तकसीम करते हैं तो सब शेल होगा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो शेल कहते हैं द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल। अब न्यूक्लियस के गिर्द जितना भी कोई भी सर्कुलर पाथ हो, गोल दायरा, वो क्या कहलाता है? शेल कहलाता है। अब सब शेल की डेफिनेशन देते हैं, ईच शेल कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉलर पार्ट्स का। वही बात आ गई ना, अब शेल है उसके अंदर भी स्मॉलर पार्ट होंगे, वो भी तकसीम होगा तो क्या कहलाएगा? सब शेल। द शेल्स आर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल। वही बात करता आ रहा हूं मैं आपको कि डिवाइड कर देते हैं। द सब शेल आर फर्दर कंपोज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर वही बात, शेल शेल किस में डिवाइड होता है? सब शेल किस में डिवाइड होता है? ऑर्बिटल्स में, जिसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी मैंने बताया था के एल एम एन, ये सारे क्या है? शेल्स हैं। और सब शेल्स को हम किससे डिवाइड शो करते हैं? एस, याद आ रहा है ना? एस सब शेल, पी वाला सब शेल, कुछ में डी भी होते हैं। हमने अभी तक एस पी के बारे में पढ़ा, ये डी भी होता है सब शेल और एफ भी होता है। तो ये एस बी डी एफ से ये हो गए सब शेल और ये हो गए हमारे मेन शेल, ठीक है। ये सारे आगे जाके इसमें डिवाइड होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट हम एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 17 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के एल एम, कहता है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है के अंदर। सिंपल सी बात है, के के अंदर 2 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। तो के अंदर 2, एल के अंदर 8 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। तो एल के अंदर 8, बाकी जितने बचे हुए अंडर में डाल दो, तो 8 और 2 10, बाकी 7 बचे हुए में आ जाएगा। ये देखो ये इसका आंसर, सिंपल है ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं फिल करते जाओ। के सिर्फ 2 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एल के अंदर, शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। नेक्स्ट हमारा है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+। अब एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर 3+ चार्ज है। 3+ प्लस का मतलब होता है लूज इलेक्ट्रॉन, यानी उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का है 13। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 13। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 13 प्रोटॉन्स। अब सिचुएशन ये दी है कि उसके ऊपर 3+ का चार्ज है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 13। अब 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, तो 13 में से 3 निकल गए, कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? के में 2 आएंगे और बाकी जो 8 बचे वो एल में आएंगे। बाकी ये सब शेल भी इस तरह लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर आएगा 2p6, एस लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा 2p6। तो 6 2 8 2 10, आगे 3s लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो गए तो 3s की जरूरत नहीं है, बस वो एक सीक्वेंस याद करने का है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम की, यानी के अंदर 2 है, एल के अंदर 8 है और एम के। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिंपल है, इसको प्लस कर दो, 2 जमा 8 10 10 2 12। इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट प्रेजेंट है? ये देखो, ये पहले अंदर वाला के शेल, फिर ये एल शेल, फिर ये एम। तो सबसे बाहर वाला कौन सा हुआ? एम शेल। सिंपल, ये हम कल पे भी डिस्कस किया है। Why मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करती है? क्योंकि आखिरी शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें ये पता था, हम पीछे भी पढ़ के आए कि अगर 4 से ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन तो वो गेन करेगा, और 4 से कम होंगे तो वो लूज करेगा। अब ये 4 से कम है 2, तो इसलिए आसानी से लूज कर देगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, ले लो। और मैं लूज करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन पर इक्तफा कर लूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम की ये हो गई, तो ये मैग्नीशियम की है। अब ये आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब जिस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 लूज कर देगा आसानी से।
बी पार्ट देखते हैं, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सब शेल एंड द थर्ड शेल, यानी शेल तो हो गया एम और सब शेल क्या नाम हो गया एस। देखो शेल हो गया एम और ये सब शेल किसमें है एस, यानी एस आखिरी वाले में, ये जो सबसे एंड में लिखा जाएगा यही आउटर मोस्ट होता है, यानी जो सबसे एंड में आता है ये, जैसे ये आउटर मोस्ट शेल हो गया, ये सबसे एंड में लिखा हुआ है, और ये आउटर मोस्ट सब शेल हो गया। तो एस सब शेल आउटर मोस्ट है और एम आउटर मोस्ट शेल है, ये शेल है और ये सब शेल। मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर, वो कहता है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इट हैज द एबिलिटी, ये मेटल है तो मेटल की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन वन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो मेटल हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और गेन करेगा तो नेगेटिव। ये सोडियम लूज करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और गेन करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 यूज, जब आप इस एप्लीकेशन को मैंने कहा था ना याद कर लोगे तो आप ये सवाल के जवाब इजी से दे सकते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप U35 यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हमने डिस्कस की थी, ये इक्वेशन भी लिख के दी थी मैंने। अब पेशेंट हैज गोइटर, किसी को गोइटर है तो आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, मैंने कहा था ना आयोडीन 131 आप यूज कर लें तो ये डायग्नोज हो जाए। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज्ड टू डायग्नोज ऑफ goiter in thyroid gland. Give 3 properties of positive rays, काफी सारी प्रॉपर्टीज हमने पीछे डिस्कस की हैं तो आप 3 सी दे। These are travel in straight line, direct opposite to cathode rays. These are positively charged, ये पॉजिटिव होती हैं। Mass of this particle was found to equal to that of proton. ठीक है, इनका mass proton के बराबर, इसलिए हमने इनको पॉजिटिव रेज कहा। What are the defects of brother? दो डिफेक्ट्स से याद है ना, तो वो दो डिफेक्ट्स याद करना। स्टेबिलिटी ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज पार्टिकल, वो जो दो हमने डिफेक्ट किए थे वो ये दोनों डिफेक्ट आ जाएंगे इसके। पहले में तो हमने कहा था ना कि वो कंटिन्यूअसली अगर मूव करें तो वो इलेक्ट्रॉन में फॉल कर जाएंगे, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया सही तरह। दूसरा उसने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का बताया था, लेकिन बाद में अब्सॉर्ब हुआ था लाइन स्पेक्ट्रम है। 13 as long as electron remain in orbit it does not emit, or when does it emit, वो कब लूज और एमिट करते हैं, मैंने कहा था कि अगर छोटे शेल लोअर शेल से हाई शेल में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। भाई मैं छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगा तो मुझे एनर्जी लेनी है ना, और अगर मैं हाई से लोअर की तरफ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी लूज करूंगा, रिलीज करूंगा। ये सारा उसने कहा है कि एनर्जी ऑफ लोअर एक्सरसाइज एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप और सारा पढ़ लिया है। कैथोड रेस कैसे प्रोड्यूस हुई है, ये वो जो हमने कैथोड रेस का डिस्कस किया था, इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक है। हाउ वाज इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ, ये हमने पीछे कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। सी आर ड्रा लेवल डायग्राम शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था ये वो आंसर आ जाएगा। और रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज न्यूक्लियस लोकेटेड एट, रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, कैलकुलेशन, वो आपने ही करनी है कि रदरफोर्ड ने क्यों डिस्कवर किया था कि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसने कहा था कि काफी पार्टिकल सीधे गुजर गए कुछ है, तो ये सारा इसमें आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। One of the postulated atomic model is that angular momentum of moving electrons contacts plan is meaning, ये मैंने जब पोस्टुलेट बताया था कि एनर्जी, ये आपने ये सारा लिखना है कि उसकी एनर्जी क्वांटाइज होती है, क्यों होती है कि वो फिक्स ऑर्बिट होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से जाता है तो जब ही एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट, बोहर ने वो जो ऑर्बिटल जो थ्योरी बताई थी उसके मुताबिक यही कहना कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अलग रिवॉल्व करने इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस में, तो इस तरह तो सरवाइव कर सकता है एटम, एग्जिस्ट करता है। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की हम कर चुके हैं, मैग्नीशियम की भी हो गई है, एल्यूमिनियम 3+ आयन की भी, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करें। सोडियम की ये देखो 28 है, मैग्नीशियम की भी 28 है, एल्यूमिनियम की भी आगे है, एल्यूमिनियम की भी आ जाएगी 28। गिव द एप्लीकेशन, आपने ये वाला सवाल लाजमी याद करना है। रेडियो
और व्हाट इज एन आइसोटोप, ये लास्ट टॉपिक।